हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। इस क्लास में हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का ही एक पार्ट है जूलॉजी, जिससे कि 25 क्वेश्चन आते हैं और बॉटनी से भी 25 क्वेश्चन आता है। तो जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी कि पाचन तंत्र, इसके एमसीक्यूज को करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे पूछे गए उसके आधार पर बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर से मैं टोटल 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ कम से कम। तो आज का जो ये पहला लेक्चर रहने वाला इस चैप्टर का पार्ट 1 एमसीक्यू का पहला लेक्चर है। तो पार्ट 1 में मैं 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन करा दूं और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एकदम टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग सारी चीज़ों को ध्यान से फोकस करके सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जो भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। पाचन क्रिया है यानी कि डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसा है? भौतिक क्रिया यानी कि फिजिकल प्रोसेस, रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस, या फिर ए एंड बी मतलब दोनों यानी कि दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है जो पाचन का प्रक्रिया है डाइजेशन, ये क्या है? फिजिकल मेथड है, फिजिकल प्रोसेस है, या केमिकल प्रोसेस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों, ए एंड बी। क्योंकि आपको पता होगा कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझिए कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, किस चीज में? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हैं, सब्सटेंस को आपका किस में कन्वर्ट कर देना? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना आपका क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब ये सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए आपका फिजिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या? आप जब रोटी को, जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल के चबाते हैं, तो चबाते हैं तो उसको चीविंग कहते हैं। तो जो चीविंग है आपका, यानी कि जो आपका दांत उसको पूरे अच्छे तरीके से मेस्टिकेट कर रहा है, एक तरीके से आपका कह सकते हैं पूरा च्यू कर रहा है, चबा रहा है, तो ये फिजिकल प्रोसेस में आ गया। चबाने से भी तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है सिंपल में कन्वर्ट हुआ, प्लस आपके जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं स्टोमक में, आपका स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट होता है। अब चर्निंग मूवमेंट क्या होता है? देखिए आपका स्टोमक में ऐसे 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 होता रहता है, थोड़ा सा गुड़ गुड़ करता है, इस तरीके से स्टोमक में होता रहता है कहीं ना कहीं, जाकि स्टोमक में थोड़ा सा जो खाना स्टोर होता है वो थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। तो फिजिकली तरीके से उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि छोटा छोटा कण बनाया जा सके। तो वो फिजिकल डाइजेशन हो गया, फिजिकल तरीके से। जबकि केमिकल तरीके से आपका एंजाइम हो जाता है ना, एंजाइम हो जाता है। जो आपके एंजाइम्स के माध्यम से डाइजेशन होते हैं वो केमिकल डाइजेशन कहलाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फूड का डाइजेशन दोनों प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस भी है और फिजिकल प्रोसेस भी है। वेरी गुड, मैंने क्या बोला? जो पाचन का प्रक्रिया है वो फिजिकल प्रोसेस भी है और क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस भी है। फिजिकल मतलब चीविंग, चर्निंग मूवमेंट वगैरह होता है, केमिकल मतलब एंजाइम्स के प्रेजेंस में आपका डाइजेशन होता है। बाकी आपको पता है कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? बताइए, आप लोगों से सवाल है कि बताइए डाइजेशन, जो डाइजेशन है DIGESTION होता है ना, डाइजेशन की स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होता है? डाइजेशन बिगिंस कहाँ से होता है? तो आपका माउथ से ही होता है। कहाँ से होता है? माउथ यानी कि ओरल कैविटी से। कारण क्योंकि माउथ में ही तो चीविंग करते हैं, सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन, प्लस माउथ में आपका सलाइवा पाया जाता है। सभी को पता होगा मुंह में आपका लार पाया जाता है यानी कि सलाइवा, और सलाइवा में आपका सेलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। क्या नाम होता है? सेलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जिसको हम लोग पटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाइलिन कहते हैं। और जिसका पीएच क्या होता है? जिसका पीएच, अगर एमाइलेज एंजाइम यानी पटाइलिन का पीएच लमसम बात किया जाए तो 6.8 to 7 के लमसम। कहने का मतलब हुआ कि पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इस पर काम करता है। और ये जो सेलिवरी एमाइलेज है ये आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करके
है ना, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपके मुख गुहा से पाचन का शुरुआत होता है और मुख गुहा में दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन भी। फिजिकल डाइजेशन बाय आपका तिथ, जबकि केमिकल डाइजेशन बाय सेलिवरी एमाइलेज जो कि एंजाइम है। ठीक है, ओके डन। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हुआ। और कितना परसेंट स्टार्च लमसम डाइजेस्ट कर देता है सेलिवरी एमाइलेज? तो सेलिवरी एमाइलेज तकरीबन 30% स्टार्च को आपका डाइजेस्ट कर देता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कौन सा है? देखिए ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ सवाल है। वो भी सवाल आपका पहला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है सब लिंगुअल ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर, यानी कि सब लिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ध्यान से रखिएगा कि आपका जो लार ग्रंथि यानी कि जो सेलिवरी ग्लैंड है, वो सेलिवरी ग्लैंड अगर बात करें तो टोटल कितना होता है? टोटल 6 होता है संख्या में, 3 जोड़ी। अगर पेयर में बात करें तो 3 पेयर, है ना, 3 पेयर। ध्यान रखिएगा टोटल अगर बात किया जाए 6 होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो आपका जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सबसे पहला तो आपको दिख रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड जो कि चिक के पास होता है, गले के पास, जस्ट कान के नीचे। उसके बाद आपका हो जाता है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि जस्ट इसके नीचे होता है ना, जस्ट इसके नीचे होता है। और जीभ के नीचे जो ग्लैंड होता है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये तीनों ग्लैंड आपका सेलिवरी ग्लैंड है। लेकिन अगर साइज में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इस तीनों में से सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है ना। तो यही सवाल है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि, खास करके लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड पूछेगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि ध्यान रखिएगा आपका पैरोटिड ग्लैंड है। और सबसे छोटी बात करेंगे, सबसे छोटी सेलिवरी ग्लैंड की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड जो अगर बात किया जाए तो सबलिंगुअल है ना, स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। अब इसको पूछने का एक और तरीका होता है कि ऐसे करके पूछ लेगा कि बताइए भैया, कि बताओ कि कौन सा सेलिवरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है? कौन सा सेलिवरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा मात्रा में सलाइवा बनाने का काम करता है, लार का निर्माण करता है? बताइए। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज़्यादा मात्रा में लार बनाने का काम करता है, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। तो इसका आपका सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लार भी बनाने का काम करता है। और आपको ध्यान रखिएगा कि आपके इसके क्या कहते हैं डक्ट्स के नाम भी, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट का नाम होता है स्टेंसन्स डक्ट। क्या होता है? स्टेंसन्स, STENSONS, स्टेंसन्स डक्ट, है ना। और आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड का होता है डक्ट ऑफ रिविनस, है ना। वार्टन्स डक्ट इसका होता है वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, यानी कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसकी नलिका का नाम है वार्टन्स डक्ट। जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट का नाम है वो डक्ट ऑफ रिविनस होता है, डक्ट ऑफ रिविनस। ध्यान रखिएगा डक्ट ऑफ रिविनस होता है, जो कि आपके इस ग्रंथियों के नलिका का नाम होता है। एम आई राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका क्या हो जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा। ओके, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकोशिका पाचन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर ही डाइजेशन, सेल के अंदर ही डाइजेशन, सेल से बाहर नहीं, सेल के अंदर ही डाइजेशन किस में होता है? सेल के अंदर ही, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में या सभी में, यानी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर करिए कि अब अंतःकोशिकीय पाचन, है ना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ पाया जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा सेल के अंदर के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर डाइजेशन, अमीबा हो चाहे यूग्लिना हो या पैरामीशियम हो, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, एक ही सेल के अंदर, उसमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। फिर है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन कहाँ पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या?
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर, तो देखिए हाइड्रा है ना, कॉकरोच या फिर ये सभी में या मनुष्यों में, तो यहाँ पर तो आपका आंसर चले जाएगा है ना, यहाँ पर भी आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका सभी में हाइड्रा, कॉकरोच, ह्यूमंस, ये सब में क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है ना। ये सब में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं, शाकाहारी जंतु जैसे कि गाय, घोड़ा, भैंस, जो कि गाय मतलब घास वगस खाती है, शाकाहारी उसको कहते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। उसमें आहार नाल प्रायः क्या होता है, लंबा होता है या छोटा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आहार नाल होते हैं शाकाहारी जंतुओं का, है ना, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स का, उसमें जो आहार नाल होता है, उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कार्निवोरस के कंपैरिजन में लंबी होती है। क्या होती है, उसका थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका भेड़ है, तो भेड़ का जो आपका स्टोमक है कितने पार्ट, कितना घुमा हुआ इस तरीके से है पूरा एकदम, है ना। तो इसका आपका सबसे ज़्यादा आहार नाल जो होता है ना, इंटेस्टाइन, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बड़ा आपका होता है क्या, किसका, शाकाहारी जंतुओं का कहीं ना कहीं बड़ा होता है आहार, सॉरी आहार नाल, यानी कि लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में, मलाशय में, अमाशय में या मुख गुहा में, बताइए ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना, बताइए ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है ना। जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है आंसर, छोटी आंत में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्रंथियां जो पाई जाती है वो आपके छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिवर खून की दरारें यानी क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, वो कहाँ पाया जाता था, ये भी छोटी आंत के इलियम और डुओडेनम में, डुओडेनम और इलियम में ही पाया जाता है। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, उसको हिंदी में कहते हैं लिवर खून की दरारें, कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, इलियम तथा डुओडेनम में। तो आंसर हो जाएगा इलियम तथा डुओडेनम में, इलियम तथा डुओडेनम में लिवर खून की दरारें कहाँ पाई जाती हैं, इलियम तथा, है ना, डुओडेनम में, डुओडेनम में, वेरी गुड, इलियम प्लस डुओडेनम में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मानव का यकृत, मानव का यकृत होता है, यानी ह्यूमन लिवर कितने पाली का होता है, 5 पाली, 2 पाली, 3 पाली या 4 पाली युक्त। तो कितने लोब होते हैं, मेनली सिंपल है कि ह्यूमन लिवर 5 लोब्ड, 2 लोब्ड, 3 लोब्ड, 4 लोब्ड। तो ह्यूमन का जो लिवर है, मानव का यकृत है, इसको 2 पालियों में बांटा गया है, 2 लोब में बांटा गया है। एक साइड हो जाता है राइट लिवर और एक साइड हो जाता है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ध्यान रखिएगा। राइट साइड थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ध्यान रखना, साइज में बड़ा होता है, एल के कंपैरिजन में, एल उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। और आर राइट बड़ा कैसे होता है, याद रखने का तरीका है, RIGHT लिखिए और एक तरफ LEFT लिखिए। और किस में ज़्यादा अक्षर है, राइट में 5 अक्षर है टोटल, RIGHT 5 अक्षर है इसमें, जबकि 4 ही अक्षर है, तो ज़्यादा जिसमें अक्षर हो गया वो साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और राइट लोब ऑफ लीवर के नीचे आपका क्या होता है, क्या होता है बताइए, आपका एक क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गॉल ब्लैडर यानी कि आपका हो जाता है क्या, पित्त, पित्त की पिता की कहते हैं, आपका पित्त ग्रंथि कह सकते हैं या पित्ताशय कह सकते हैं, गॉल ब्लैडर होता है जो कि आपका होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। और जो आपका लिवर है, लिवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। और बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, ध्यान रखिएगा कि बाइल का जो प्रोडक्शन है वो लीवर करता है, कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन बाइल स्टोर कहाँ होता है, बाइल स्टोर कहाँ होता है, यानी कि जो आपका पित्त रस है
वो स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त रस जो स्टोर होता है ये आपके गॉल ब्लैडर में, है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पित्त रस जो बाइल है इसमें कोई प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इसमें बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मानव का यकृत होता है तो कितने पाली युक्त? तो आंसर हो जाएगा 2 पाली, एक राइट दाहिना पाली, एक बामा पाली। तो एक तरीके से राइट लोब प्लस लेफ्ट लोब में बटा होता है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोब्ड ह्यूमन लिवर। ह्यूमन का जो लिवर है वो 2 लोब में बना होता है। वेरी गुड। ग्लीजन्स का संपुट यानी ग्लीजन्स कैप्सूल पाया जाता है। ग्लीजन्स का कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका लीवर है ना, लीवर के आउटर कवरिंग को ग्लीजन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लीजन्स कैप्सूल कहते हैं। यानी कि जो ये आपका यकृत है इसके आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? ग्लीजन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो जो ग्लीजन्स संपुट है वो यकृत में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लीवर में, है ना, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। किसमें पाया जाता है ग्लीजन्स का संपुट? यकृत में, है ना। इसमें आपका लिवर में ही पाया जाता है ग्लीजन्स कैप्सूल। ओके, वेरी गुड, डन। नेक्स्ट है स्टेनसन्स नलिकाएं तथा वॉर्टन्स नलिकाएं। स्टेनसन्स डक्ट और वॉर्टन्स डक्ट किससे संबंधित है? स्टेनसन्स डक्ट एंड वॉर्टन्स डक्ट आर एसोसिएटेड विथ, बताइए किससे संबंधित है? पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय से, पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय से, यकृत यानी कि लीवर से, या तो सेलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों से, या तो आंत्य ग्रंथि यानी इंटेस्टिनल ग्लैंड से। तो इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे कि अभी हमने बताया था कि जो सेलिवरी ग्लैंड है वो 3 पेयर में होता है ना। पैरोटिड ग्लैंड, है ना, पैरोटिड ग्लैंड, है ना, और आपका सेलिवरी सबमैक्जिबुलर ग्लैंड और सबमैक्जिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो उन सभी के डक्ट का नाम क्या था? पैरोटिड के डक्ट का नाम था स्टेनसन्स डक्ट। वॉर्टन्स डक्ट किसका था? सबमैंडिबुलर का। जबकि सबलिंगुअल का किसका था? सबलिंगुअल का आपका क्या था? डक्ट ऑफ रिविनस। तो ये डक्ट जो एसोसिएटेड हैं मतलब जुड़े हुए हैं वो लार ग्रंथि से जुड़े हुए हैं। किससे? लार ग्रंथि यानी कि सेलिवरी ग्लैंड। बहुत बढ़िया। अक्षीर वाहिनियों यानी कि अर्थात लेक्टियल्स का संबंध होता है। लेक्टियल्स जिसको हम लोग अक्षीर वाहिनी कहते हैं एसोसिएटेड विथ, यानी कि लेक्टियल्स जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, है ना, जो मैक्सिमम आपका ग्लूकोज होता है और एमिनो एसिड होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। किससे होता है? ब्लड वेसल्स से। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, खास करके फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, जो ग्लिसरल वगैरह होता है, ये सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है इसके लिए अलग से लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग लेक्टियल्स कहते हैं। पतली पतली लिम्फ की आपके नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा इस प्रकार से लिम्फ वगैरह लेक्टियल्स होता है जहां से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि लेक्टियल्स के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन होता है जो कि फैट का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त पाचन एंजाइम होते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो किस नेचर से हैं? लाइगेजेज, ट्रांसफेरेज, जल अपघटक या ऑक्सीडेजेज, यानी कि लाइगेजेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज या ऑक्सीडेजेज। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। समस्त पाचन एंजाइम होते हैं, तो जितने भी पाचन एंजाइम हैं वो जल अपघटक यानी कि हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि जितने भी पाचक एंजाइम्स हैं वो जल के रिएक्शन करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं। तो वो क्या करता है बताइए? जो जितने भी वो एक्टिव हो जाता है, बिना जल के वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए कहता है कि भोजन करने के कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए। अगर पानी सही से नहीं पिएंगे तो सही से आपका भोजन पचेगा नहीं, है ना, क्योंकि पानी की उपस्थिति के बिना कोई भी एंजाइम सही से काम नहीं कर पाता, एक्टिव नहीं होता। मनुष्य में लार होता है, मनुष्य में जो ह्यूमन सलाइवा है वो क्या होता है? अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय यानी बेसिक, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करिए। एसिडिक, बेस, अल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दीज। तो मनुष्य में जो लार यानी कि सलाइवा जो होता है, वो मनुष्य में जो सलाइवा होता है वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। मनुष्य में जो लार होता है ना, वो लार जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। मैंने बताया था 6.8 पीएच होता है और 7 पीएच को न्यूट्रल कहते हैं, तो उसके बराबर में चला गया लमसम में। तो आंसर हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल। इसका पीएच न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है सामान्यतः अकल दाढ़ कितने वर्ष की आयु में निकलती है, यानी कि जनरली एट व्हाट एज डज द विजडम टीथ एमर्ज, यानी कि अकल चौवा किसको कहते हैं, जो मोलर टीथ है ना आपका, प्रीमोलर के भी बाद लास्ट वाला चौवा जो है, ये मोलर आपका अकल चौवा विजडम टीथ कहलाता है, वो किस वर्ष में आता है, तो 17 अकल आने के बाद कह सकते हैं 17 से 30 साल के बीच में आता है, कितना से 17 to 30 ईयर्स, 17 से 30 साल के बीच में यह दांत आता है, 17 से 30 साल, ध्यान रखिएगा। एट व्हाट एज डज द विजडम टूथ एमर्ज, तो विजडम टूथ मतलब अकल चौवा, जो अकल चौवा आता है वो 17 से 30 साल के बीच में है ना, 17 से 30 साल के बीच में होता है, वेरी गुड। अग्नाशयी रस होता है, पैनक्रियाटिक जूस का जो मतलब मीडियम है वो कैसा होता है, क्षारीय, अग्नाशयी, अम्लीय या बार्थोलिन ग्रंथि, एल्कलाइन, पैनक्रियाज, एसिडिक या बार्थोलिन ग्लैंड। इसका आंसर करिए फटाफट से कि अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस यानी कि आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इसका पैनक्रियाटिक जूस का जो आपका होता है नेचर वो कैसा होता है, तो बेसिक होता है, मैंने कई बार बता रखा है क्षारीय होता है, जबकि आपका गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस का नेचर जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, और इंटेस्टाइनल जूस का भी कहीं ना कहीं बेसिक ही होता है ना, वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस क्षारीय होता है, वेरी गुड, अल्कलाइन है ना। चलो, अक्कल दाढ़ यानी विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ किसको कहते हैं बताइए, रदनक कैनाइन को, ये बाद में आता है क्या, नहीं ये नहीं, जो सबसे बाद में आता है मोलर्स, प्रीमोलर्स या इंसीजर्स, ये भी नहीं होगा, मोलर और प्रीमोलर में कंफ्यूजन होता है, तो प्रीमोलर पहले आ जाता है, मोलर नहीं होता है, तो चवर्णक हो जाएगा मोलर्स, जो कि बड़े होने पर आता है, जो कि बड़े होने पर आता है, तो आंसर हो जाएगा मोलर। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, वेयर डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमंस, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा, अमाशय या ग्रासनली या आंत, यानी ओरल कैविटी, स्टोमक, इसोफेगस या इंटेस्टाइन, इसका आंसर करिए, है ना। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा, पाचन का प्रारंभ आपके मुख गुहा यानी ओरल या बकल कैविटी से ही हो जाता है, हमने शुरुआत में ही बताया था, तो आंसर हो जाए, सॉरी प्रोटीन का पाचन ना, मेरे लगा भोजन का पाचन, अगर भोजन का पाचन बोलेगा तब तो मुख गुहा से, लेकिन अगर बोलेगा प्रोटीन का पाचन स्पेशली ध्यान रखना, अगर प्रोटीन का पाचन बोलेगा तो आंसर हो जाएगा क्या, अगर प्रोटीन बोलेगा तो प्रोटीओज, सबसे पहला जो पेप्टिक सेल होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, तो वो पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है, जिससे कि HCl के कंटेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा स्टोमक, जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, स्टोमक से, अमाशय से। निम्न में से सत्य अमाशय ट्रू स्टोमक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टोमक, ट्रू स्टोमक देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ होते हैं जो कि जानवरों में पाया जाता है, एबोमेसम को ट्रू स्टोमक कहते हैं, ठीक है, तो किसको कहते हैं बताइए, है ना, यहाँ पर देखिए, रूमन, ओमासम, रेटिकुलम, एबोमेसम, बताइए। एक्चुअली थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है आज, इसलिए मैं रेजिस्ट कर रहा था, है ना, तो मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी क्लास लेने की नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि थोड़ा लेट सेट हो, कंटेंट बनाया जाए और क्लास लिया जाए, है ना, तो सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा समय दी टेक 1 सेकेंड, कोई बात नहीं है ना। निम्न में से ट्रू स्टमक, है ना, ट्रू स्टमक कौन सा है बताइए, तो आंसर हो जाएगा डी, एबोमेसम, एबोमेसम को ट्रू स्टमक कहा जाता है, एबोमेसम। देखिए आपको मैं दिखाता हूं, जो आपका होता है एबोमेसम एक्चुअली कैसा होता है, ये जो आपका जानवर होते हैं ना, जानवरों के आहार नाल में
एबोमेसम का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जिसको एक्चुअल स्टोमक कहते हैं, जिसको एक्चुअल स्टोमक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग एक्चुअल स्टोमक कहते हैं, ट्रू स्टोमक एबोमेसम कहलाता है। वसाओं का इमल्सीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑकर्स बाय, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है? बाइल वर्णक यानी बाइल पिगमेंट्स के द्वारा, बाइल लवण यानी बाइल साल्ट के द्वारा, पेनक्रियाटिक जूस या HCl किसके द्वारा? बताइए, वसाओं का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो बाइल के द्वारा तो होता है, हमको पता है, लेकिन किसके द्वारा? तो बाइल में भी जो बाइल साल्ट है उसके द्वारा, है ना। बाइल पिगमेंट्स जो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो बिलीरुबिन येलो कलर देता है जबकि बिलीवर्डिन ग्रीन कलर देने का काम करता है ना। बहुत बढ़िया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बाइल साल्ट्स। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बाइल साल्ट्स आंसर हो जाएगा, बाइल साल्ट, बहुत बढ़िया। पित्त रस में कौन सा एंजाइम, पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? बताइए, पित्त रस यानी कि बाइल जूस में विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? बाइलिन, बिलीरुबिन, इनमें से कोई नहीं, बिलीवर्डिन, बाइलिन, बिलीरुबिन, नन ऑफ दीज या बिलीवर्डिन। तो पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो कौन सा एंजाइम, ध्यान रखिएगा, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो ध्यान रखिएगा कि आपका नो, नन ऑफ दीज, कोई भी एंजाइम नहीं, बाइलिन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भले आप सुने हैं जो कि बाइल पिगमेंट है ना कि एंजाइम है, तो इनमें से किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। आई होप कि आपको सही लगा होगा लेक्चर। ऐप पर डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब रेगुलर क्लास शुरू हो चुका है ऐप पर, तो अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़ेंगे तो जरूर अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। बाकी एक क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट MCQ का और भी लूँगा, जिसमें आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। तो बिल्कुल सारे क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको बहुत बेहतर रहेगा। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।